जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का। पहली बात तो ये बता दूं, बहुत बड़ा डाउट है आप लोगों के अंदर कि सर पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं। रेलवे का मास्टर आदमी परेशान मत होइए, रेलवे का कोना कोना पता है कब कहां से कैसे क्वेश्चन आने हैं। मैं ऑलरेडी आपका एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ। 2019 वाली वैकेंसी जो अभी क्लियर हुई है, ग्रुप डी मैं पेपर निकाला हुआ हूँ, मेरा 76 नंबर था। ठीक है, मुंबई जोन था। मैं दौड़ में नहीं गया था, दौड़ने ही गया क्योंकि मैं एनटीपीसी में सिलेक्टेड था जम्मू डिवीजन से, इसलिए मैं नहीं गया। आप लोग परेशान मत होइए, आपका रेलवे का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं बता नहीं सकता हूं, और कोई ऐसा डिवीजन नहीं है, कोई ऐसा जोन नहीं है जहां की मैं कट ऑफ नहीं बता दूं कि कहां कैसा क्या होने वाला है। इसलिए जुड़े रहिए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के साथ। रेलवे में चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो या आपका एनटीपीसी हो, कहीं से कुछ भी यहां से अलग जाने वाला नहीं है। बस जुड़े रहिए आप लोग साथ में। जीएस में भी, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे मारने वाले हैं ना, वो मैथ में और रीजनिंग में फुल मार करके आते हैं। बस जो बनता है, कट ऑफ बनती है, वो आपकी जीएस से बनती है। इसलिए जीएस में लगातार मेहनत करते रहिए और जीएस के साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग को भी इंप्रूव करते रहिए। मैथ और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन बच्चों का गलत नहीं जाता है जिनका सिलेक्शन होता है, और साथ ही साथ जीएस उनकी मेरिट बनाती है। इसलिए जीएस, मैथ, रीजनिंग सब पे बराबर फोकस करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आप लोग के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि पूछा ही गया है क्रिकेट विश्व कप 1983 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे आयोजित किया गया था। तो क्रिकेट विश्व कप, पहला विश्व कप जो भारत ने जीता था 1983 वाला, वो कहां पर आयोजित किया गया था। और ये सबसे गर्व की बात थी अपने लोगों के लिए, हम भारतीयों के लिए, क्योंकि ये पहला विश्व कप था जो जीता गया था। और किसके द्वारा जीता गया था, आप इनका नाम तो जानते ही होंगे। कौन है? कपिल देव जी हैं, उस वक्त कप्तान थे। और ये कहां पे आयोजित हुआ था भैया? इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ये पहला विश्व कप था जो भारत ने जीता था। इस तरीके के शानदार क्वेश्चन के साथ कंप्लीट डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जुड़े रहिए बस पूरी की पूरी वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, केवल जीएस की वीडियो है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना कब हुई थी भैया? किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसमें हुई थी भैया? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। क्या था? 1872 में। 1872 में। और 82 से कंटिन्यू हो गई थी। हर 10 साल पे जनगणना होती है, आपको पता है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ये जनगणना नहीं हो पाई है। अभी भी जो हम लोग जनगणना का डाटा पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? 2011 वाला पढ़ रहे हैं। अभी 2021 की जनगणना जो होनी थी 10 साल बाद, उसका प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट हुआ है कई कारणों से। अब लगता है चुनाव के बाद शायद स्टार्ट करा दिया जाए, और इसके बाद नया डाटा आने वाला है। तो इसलिए आपको बता दें, 1 साल जनगणना में लग जाता है। उससे पहले सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि पुराने डाटे के साथ आपका दिमाग फिट है। नया डाटा एक बार आ गया ना, तो एक भंडार होता है, एक पूरी बुक होती है जनगणना की, जिसको याद करने में हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेकर के निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट की गई थी। ये भी क्वेश्चन शानदार है। आपको पता है 1998 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, और उन्होंने होम रूल आंदोलन, आपको पता है होम रूल आंदोलन 2 जगह से चल रहा था। एक तो अपने प्यारे भारत के मैप में अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो मैप है, एक तो यहाँ मुंबई था, एक सेंटर क्या था? मुंबई था, और दूसरा सेंटर क्या था? मद्रास था। क्या था? मद्रास, जो कि चेन्नई हुआ करता था। मद्रास हुआ करता था, अभी क्या है? चेन्नई। हाँ, तो यहां से था। कौन था भैया? ये एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने यहां से शुरू किया था, मद्रास से। और जो मुंबई वाला था, उसके कौन थे हेड? उसके हेड कौन थे? तिलक जी थे। कौन थे? तिलक थे। और ये कब शुरू हुआ था? 1916 में। 1916 में होम रूल आंदोलन दोनों जगह पर एक साथ शुरू हुआ था, लगभग 2 महीने के गैप पे। जो तिलक वाला था, बाल गंगाधर तिलक वाला, वो उत्तर भारत और इधर गुजरात के क्षेत्रों में फैला हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्यादा विस्तृत किसका था, यानी ज्यादा विस्तृत जो होम रूल आंदोलन था वो किसका था, तो ये एनी बेसेंट का ही था। ये एनी बेसेंट है, उनकी बहुत पुरानी फोटो है। पहले की बात की फोटोज तो आप लोग देखेंगे तो पहचान जाएंगे, इसीलिए इसको लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा, माउंटेन दर्रा। अभी माउंटेन दर्रा जबरदस्ती का लिख दिया है। आपको पता है दर्रा कहाँ होता है? माउंटेन में ही होता है, अलग थोड़ी होगा। पर्वत पे ही तो दर्रा होगा। तो ये नाथुला दर्रा कहाँ पे है भैया? तो नाथुला दर्रा कभी अगर जाने का अवसर प्राप्त हो तो सिक्किम एक बार जरूर जाइए।
सिक्किम में ये नाथुला दर्रा, ये नाथुला पास जो है ये बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए भी। यहाँ पे लोग जाते हैं जलपाईगुड़ी होकर के, जो ट्रेन जाती है वहां से जलपाईगुड़ी से फिर आगे आप जा सकते हैं नाथुला के लिए। ये नाथुला में है। ऐसे ही दर्रों की पूरी लिस्ट, पूरी कंप्लीट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। मात्र 5 मिनट की वीडियो होगी जिसमें भारत के सभी दर्रे मात्र 2 मिनट के अंदर वो ट्रिक से सिखाया जाएगा। वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना, ध्यान से देखिए, 2011 की जनगणना अभी चल रही है, अभी बदली नहीं है। क्यों? 2021 में डाटा आना था, ध्यान रखिएगा, 2021 में डाटा आना था जनगणना का, लेकिन अभी जनगणना हुई नहीं है इसलिए आया नहीं है। ये फोटो इसके साथ मैच नहीं करेगी क्वेश्चन के साथ, ये बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन लगाया गया है। क्या है? जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक शहरीकृत है। कंफ्यूज हो जाएंगे, कंप्लीट कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी का जो प्री वाला एग्जाम हुआ था, मेरा सेंटर मेरठ में था, सब कुछ याद करके गए थे, सब कुछ याद करके गए थे, इतनी दिवस तिथि याद करके गए थे, लेकिन पूछा दिवस तिथि में क्या, बांस दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब बताइए, इतने गंदे प्रश्न पूछता है, इसके लिए आपको बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता है, बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता है और सही जगह से पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सही जगह से आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप किताब के साथ साथ रफ कॉपी भी पढ़ जाएंगे और पता लगेगा कि सिलेक्शन होने वाला नहीं, आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए सही जगह से, एथेंटिक जगह से पढ़िए, मजा आने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार आप दिमाग में सोचेंगे, अगर थोड़ा भी बहुत मैप आपको याद है तो आप तुरंत महाराष्ट्र को टिक करेंगे, जो कि तुरंत गलत हो जाएगा। तमिलनाडु जो है ये भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्यों में से आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत होगा, भारत कैसा राज्य है? अगर संविधान के अनुसार देखा जाए तो कैसा, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। हाँ भाई, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र और समाजवादी। हाँ भाई, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। हाँ भाई, संप्रभु और समाजवादी। हाँ भाई, क्या सर सब सही है? नहीं भैया, जिसमें सारी चीजें सही दी गई हो, कंप्लीट बातें दी गई हो, वही वाला तो सही होगा। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष। ध्यान दीजिएगा, धर्म निरपेक्ष कुछ भी नहीं होता है। यह हर जगह आपको किताबों में देखने को मिल जाएगा। धर्म निरपेक्ष कुछ भी नहीं होता है, पंथ निरपेक्ष होता है। भारत धर्मों से भी नीचे जाकर के, धर्मों के भी अंदर जाकर के पंथों में भी भेद नहीं करता है। यानी भारत का लोकतंत्र इतना महान लोकतंत्र है कि ना सिर्फ धर्मों के बीच, बल्कि दो धर्म के अंदर दो पंथों के बीच भी कोई भेद नहीं करता है। कुछ ऐसा लोकतंत्र भारत का है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक है ही। संप्रभु, हम लोग संप्रभु हैं, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। गणतंत्र तो है ही। और इसके बाद समाजवादी, ये सारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन सबको ऐड किया गया था। 42वें कि 44वें, ये बता दीजिए आप लोग। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर विश्व में क्षेत्रफल, याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं। हम भारत के लोग सिर्फ एक चीज में आगे हैं और वो हमने कर दिखाया। चाइना पीछे छूट गया 2023 में, चाइना 2023 में पीछे छूट गया। हम भारत के लोग एकदम रुके नहीं हैं। हम लोग जिस चीज में आगे हैं, हम लोग वो करते जा रहे हैं, हम लोग वो करते जा रहे हैं। भारत की जलवायु ऐसी है, अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि भारत की जलवायु ऐसी है जहाँ पे कम उम्र के बच्चे बच्चियां भी इस लायक हो जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कर सके फिर भी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। और उसमें हम लोग नंबर 1 जा रहे हैं। विश्व में नंबर 1 जनसंख्या के आधार पर भारत निकल चुका है, चाइना को हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। क्वेश्चन आपका सबसे पहले हो जाएगा, सर तो पहला देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो रशिया है। ये पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे क्या है? कनाडा है। चलो पूरी लिस्ट ही देख लेते हैं, क्यों ना हम लोग पूरी लिस्ट ही देख लें। तो पूरी लिस्ट अगर देखेंगे, अगर देखा जाए 2024 के अनुसार, क्या 2024 के अनुसार अगर कहां तक, 11 मई तक, 11 मई तक का डाटा अगर देखा जाए, अभी तक नियरेस्ट डाटा देखा जाए परसों तक का, तो इसमें रसिया जो है ये विश्व का 11%, 11.5% के साथ विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे है। और कनाडा 7.5 के साथ दूसरे स्थान पे है। और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट, याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट मतलब
यूएसए, यूएसए और यूएसए का मतलब बिल्कुल भी नॉर्थ अमेरिका नहीं होता है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत से देश हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट कौन से स्थान पे? तीसरे। तो पहला हो गया रशिया, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया यूएसए और चौथे नंबर पे कौन है भैया? चाइना। पांचवें नंबर पे कौन है? ब्राजील। पांचवें नंबर पे है ब्राजील। छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर ध्यान दीजिएगा, सातवें नंबर पर कौन है? अपना प्यारा भारत देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवें स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। अब इसका अगर पूछ ले आपसे क्षेत्रफल कितना है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 32.8 लाख। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और आपसे ये भी नहीं पूछेगा, आपसे मिलियन में पूछ लेगा, तो कितना हो जाएगा? 3.28 मिलियन। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 3.28 मिलियन। मिलियन में ही पूछता है। बिहार में इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिहार दरोगा में भी आया था, बिहार टीचर में भी आया था। उसने ये डाटा ना दे करके ये वाला डाटा दे दिया था मिलियन में। सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सब ये ठोक कर चले आए हैं। ठीक है, अब देखेंगे इंडिया 7वें नंबर पे। अब 7 नंबर, अगर 2 नंबर पूछ सकता है तो 8 नंबर क्यों नहीं पूछ सकता है? तो 8वें नंबर पे कौन है भैया? अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है। ये 8वें नंबर पे अर्जेंटीना और 9वें नंबर पे कजाकिस्तान है। इसके आगे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले से लेकर 7वें तक याद कर लीजिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा याद कर लीजिए। 7वें नंबर पे भारत है, ये पता हो। 5वें नंबर पर ब्राजील है, ये पता हो। ब्राजील और 5वें नंबर पे ब्राजील है और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें के बाद 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। ये भी जरूरी है, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो बहुत सुंदर सी लगी हुई थी, गायब हो गई। ठीक है, पीपीटी में क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आप लोग मैसेज करके उस कमेंट करके बताइए, हमें कमेंट करके बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, किस कारण हुई थी और किस देश में हुई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए काम दिया है मैंने, गूगल करके चेक करिए। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, कहां पे हुई थी, ये भी जानना जरूरी है। मेघदूत किसकी रचना है? अब मेघदूत अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या में है आप। ये कालिदास की बहुत ही शानदार कृतियों में से है। अब कालिदास की कुछ और कृतियों में अगर आप देखेंगे तो इनकी सबसे फेमस कृति है, एक तो मेघदूत है, एक तो मेघदूत है जो कि आपके इसमें दिया गया है, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनकी रचना है और एक शानदार रचना है जिसमें आप ये देखने को पाते हैं, जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो अगर आप आरपीएफ का एसआई देना चाहते हैं तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर ये दिखाया गया है कि जो एलीट क्लास के लोग होते थे, यानी अपर क्लास के लोग होते थे, वे संस्कृत बोलते थे समाज में, और जो निचले तबके के लोग होते थे वो प्राकृत बोलते थे या और भाषाएं बोलते थे, क्षेत्रीय भाषाएं बोलते थे। ये बात देखने को आपको साफ साफ उसमें मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष चुना गया है? करंट का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब इस बहुत लोग जानते ही नहीं होंगे कि ये होती क्या है, गिफ्ट सिटी होती क्या है, तो भैया इसीलिए प्रश्न को डाला गया है। ध्यान से देख लीजिए, हसमुख आधिया जी जो हैं ये गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ऐसे ही गंदे प्रश्न रेलवे पूछता है जो कहीं भी आपको देखने को ना मिलेंगे, वो रेलवे के पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए तैयारी ऐसी जगह से करिए जो सही चीज है और जिनको एक्सपीरियंस भी है रेलवे के कई एग्जाम्स का। देखते हैं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? अब भारत के लिए आपको पता है, ये भारत, अपना प्यारा भारत, अब इस अंग्रेजी जो राइटर है वो कई बार लिखते हैं कि भारत खो गया था। क्या था? भारत खो गया था। भारत की खोज की गई, भारत की खोज नहीं थी, भारत की जो समुद्री मार्ग था, भारत के साथ जो व्यापार का जो समुद्री मार्ग था, उस समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। और ये कैसे की गई थी? यहाँ पे जो ये अपना स्वेज नहर है, स्वेज नहर खुलने के पहले ये जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कंटिनेंट से इधर से घूम करके आते थे लोग। पहले तो स्थल मार्ग से व्यापार होता था और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तुर्कियों का, फिर वो रास्ता बंद हो गया, तब घूम करके आना पड़ा। कहां से? उत्तमाशांतरीप होते हुए। कहां से? उत्तमाशांतरीप होते हुए आया भारत में पहला आदमी। वो कौन था? पुर्तगाल का रहने वाला था, वास्को दे गामा। कब आया था? 1498 में, 1498
98 में पहला आदमी आया था। कौन था? पुर्तगाल से आया था और वो था वास्को डी गामा। उसके बाद लगातार आए और देश को लूटने के लिए आते ही रहे, अभी भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? अब काली मिट्टी को और कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो रेगुर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मृदा, रेगुर भी बोलते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर भी बोलते हैं। स्वतः जुती हुई मिट्टी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। स्वतः जुती हुई मिट्टी किसे बोलते हैं? ये भी काली मिट्टी को ही बोलते हैं। जल धारण की क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो वो भी काली मिट्टी ही है। और ये किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, जैसा मैंने बता दिया। दक्कन ट्रैप जो अपने प्यारे भारत में जो दक्षिण का क्षेत्र है, यानी इसको लिया जाए गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और इसके ऊपर का ये पूरा भाग, ये लगभग किससे बना हुआ है? काली मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। और काली मिट्टी के क्षेत्र में आपको पता है सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ का प्रमुख कौन होता है भैया? भारत का राष्ट्रपति होता है। और कुछ मार के मत चले आना, आजकल ये वाला पद जो है ना, ये बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया है, तो गलत मत करके आ जाना। नए बच्चों ध्यान रखिएगा, ये वाला पद आजकल बहुत टाइट है, क्योंकि क्या है, जो लोकसभा है वहां पे क्या है? डोमिनेंट है पार्टी, लोकसभा में मतलब बहुमत से है सरकार। इस वजह से प्रधानमंत्री बहुत सशक्त दिखाई देता है, इसलिए भूल मत जाना, राष्ट्रपति है प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रयाग के रहने वाले हैं, क्योंकि प्रयागराज फिजिकल एकेडमी है, प्रयाग के रहने वाले हैं, कभी आप आइए प्रयाग में। तो प्रयाग में जैसे आप झूसी जाएंगे तो झूसी में उल्टा किला नाम की जगह है, उल्टा किला नाम की जगह है, वहां पे जाएंगे, जो चुमन फुट वाले हनुमान जी उन्हीं के बगल में है। वो प्रशस्ति आज भी रखी हुई है और हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। एक बात और आपको बता दें, ये शैली चंपू शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? चंपू शैली में। इधर से इधर को लिखी गई थी चंपू शैली, चंपू शैली में लिखी गई है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। और किसके लिए लिखी गई थी? तो समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी। किसके लिए लिखा था इन्होंने? समुद्रगुप्त के लिए, समुद्रगुप्त के लिए, समुद्रगुप्त के लिए प्रशस्ति लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या बात है, पूरी वीडियो कंप्लीट हुई। धन्यवाद साथियों, ध्यान रखिए ऐसी वीडियो को देखने के लिए लगातार आप लोग जुड़े रहिए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के साथ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो खोज करके लाए गए हैं, जो सिर्फ रेलवे ही पूछ सकता है, वो यहां पर मिलेंगे और कंप्लीट डिस्कशन के साथ मिलेंगे। छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जीएस की वीडियो की लगातार डिमांड आप लोग कर रहे थे। इसे लेकर के आइए। जय हिंद, थैंक यू।